दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है मार्गन, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हम कार्तिक नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड राम्या को उसके मोहल्ले में छोड़कर वहां से चला जाता है। कार्तिक के जाने के बाद उस पर कोई हमला कर देता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाते ही राम्या का पूरा शरीर काला पड़ जाता है और वह मर जाती है। अगले दिन सफाई कर्मचारी को राम्या की बॉडी डस्टबिन में दिखती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और पुलिस को सूचित करते हैं। तब पुलिस और फॉरेंसिक वाले वहां आ जाते हैं और लाश की छानबीन करने लगते हैं। जिसके बाद एक फीमेल पुलिस ऑफिसर सारे लोगों से पूछती है और यहाँ वह कार्तिक को भी बुलाकर उससे पूछताछ करती है और हम मुंबई का सीन देखते हैं, जहां ध्रुव, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसकी भी आधी बॉडी काली हो रखी थी। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ वह हमें आगे पता चलेगा। खैर, तभी ध्रुव के पास एक ऑफिसर का संदेश आता है जिसमें राम्या की फोटो होती है, जिसे देखकर ध्रुव हैरान हो जाता है और उसे कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसे देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। तब वह अपना सामान पैक करके सीधा चेन्नई पहुंच जाता है और यहाँ कमिश्नर से मिलता है। यहाँ कमिश्नर का उपयोग इस मामले को हल करने के लिए किया जाता है। जिसके बाद ध्रुव अपने कमरे में जाकर सभी फाइलों को ध्यान से पढ़ रहा होता है, जहां राम्या की लाश मिली थी। ध्रुव वहां लगे सीसीटीवी कैमरेज को नोटिस करता है। फिर ऑफिस पहुंचने पर यह राम्या के फेसबुक अकाउंट को देखते हैं, जिसमें राम्या की लाश की फोटो डली होती है और उसमें नीचे लिखा होता है माय वर्स्ट बर्थडे फॉर एवर। जिसके बाद ध्रुव और श्रुति राम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक से मिलने जाते हैं, जो कि एक फोटोग्राफर होता है, और वह उससे राम्या के बर्थडे वाले दिन की फोटो दिखाने के लिए कहते हैं। तब कार्तिक उन्हें फोटो दिखाने लगता है और यह भी बताता है कि मैंने उस दिन राम्या को एक लॉकेट गिफ्ट करा था। श्रुति राम्या के गले में उस लॉकेट को देखकर कहती है कि जब हमें राम्या की लाश मिली थी तब हमें उसके गले से यही लॉकेट मिला था। फिर ध्रुव राम्या के मोहल्ले की सभी कैमरे की फुटेज चेक करने लगता है, जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यानी इसका मतलब साफ था कि कातिल को पता था कि कैमरे कहाँ लगे हैं। फिर वीडियो फुटेज रिवाइंड करने पर वह देखते हैं कि 20 मिनट पहले एक ब्लैक कार उस एरिया से गुजरी थी, जो कि वापस लौटकर नहीं आई। पुलिस ने इस कार की तहकीकात की तो पता चला कि उस कार की नंबर प्लेट फर्जी थी और सब कुछ डुप्लीकेट था। किलर ने पूरी प्लानिंग के साथ राम्या पर हमला किया था। उसी दौरान फुटेज में उसे एक लड़का दिखता है, जो कि उस रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उस पर एक उल्लू हमला कर देता है, जिसे देखकर ध्रुव कहता है कि यह लड़का कौन है और इसके बारे में अभी तक पता क्यों नहीं करा। फटाफट से इसके बारे में पता करो और इसे रिमांड पर लो। अब सभी पुलिस ऑफिसर उस लड़के के बारे में पता करने लगते हैं। उसी दौरान छानबीन करते समय ध्रुव को एक पुरानी ब्लैक कार खड़ी दिखती है, जिस पर काफी धूल जमी हुई थी और उसके शीशे पर पैटर्न ड्रॉ हो रखा था। ध्रुव जब उसका पैटर्न चेक करता है तो याद आता है कि यह वही लॉकेट का पैटर्न है जो कार्तिक ने राम्या को गिफ्ट में दिया था। तब ध्रुव वहां फॉरेंसिक वालों को बुलाता है और कार पर लगे सभी फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है। वो कार एक बूढ़े आदमी की होती है और ध्रुव कार्तिक को कॉल करके पूछता है कि तुमने वह लॉकेट कहाँ से खरीदा था। कार्तिक बताता है कि वह लॉकेट मेरा दोस्त यूएस से लाया था, तो मैंने उससे ले लिया था। फिर वह पूछता है कि क्या तुमने लॉकेट के पैटर्न को किसी कार पर ड्रॉ किया था, जिसे कार्तिक मना कर देता है। इसके बाद फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आती है और उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देख लिया जाता है, जिनसे एक फिंगरप्रिंट एक अरीवो नाम के लड़के से मैच हो जाता है, जिसके ऊपर कुछ दिन पहले एक ड्रग केस फाइल हुआ था। यहाँ पर ध्रुव का शक और बढ़ जाता है जब उसे पता लगता है कि अरीवो राम्या के मोहल्ले में रहता है। जिसके बाद हम अरीवो को देखते हैं, जो स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका एक कंपटीशन है। तभी वहां पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगती है। फिर इसे इंटेरोगेशन रूम में डाल दिया जाता है, जहां उसका सारा सामान ले लिया जाता है।
फिर ध्रुव श्रुति से कहता है कि इसको 6 घंटे तक ऑब्जर्व करो और 6 घंटे के बीच इससे कोई भी बात नहीं करेगा, जिससे यह चिड़चिड़ा होने लगेगा और खुद ही सच्चाई बता देगा। वहीं अंदर अरीवो चिल्ला रहा था कि सर आपको गलतफहमी हुई है, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी बहन मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर रहने के बाद वह अपनी जेब से च्युइंगम निकालता है और चबाने लगता है, जिसे देखकर ध्रुव कांस्टेबल को गुस्से में कहता है कि तुमने उसकी जेब से च्युइंगम क्यों नहीं निकाली। अब वह इसे चबाकर अपना ध्यान कहीं और लगा लेगा और वह इरिटेट नहीं होगा। तभी ध्रुव के पास श्रुति आती है और अरीवो की बहन के बारे में बताती है कि यह दोनों भाई बहन अकेले ही रहते हैं और इनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। जिसके बाद अरीवो रूम में बैठा बैठा पुरानी कविताएं गाने लगता है। फिर पुलिस वाले उसे काफी खराब खाना देते हैं, तो अरीवो कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मेरे बैग में एक दवाई है जिसकी मुझे जरूरत है, प्लीज मुझे वह दे दो। जो सुनकर ध्रुव उसका बैग चेक करने लगता है तो उसमें दवाई होती है। फिर ध्रुव दवाई का नाम गूगल पर सर्च करता है तो पता चलता है कि यह किसी माइंड मेमोरी से संबंधित है। वहीं अरीवो दवाई ना मिलने पर चिल्लाने लगता है कि मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज मुझे वह दवाई दे दो। लेकिन उसे कोई दवाई नहीं देता। फिर उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आने लगता है, जिसके चेहरे को देखकर वह डिस्टर्ब हो जाता है और वहां से उठकर काफी सारा पानी पीने लगता है। साथ ही चिल्लाता है कि मेरी दवा मुझे दे दो। जिसके बाद वह लड़की का चेहरा दीवार पर ड्रॉ करने लगता है और ड्रॉ करने के बाद फिर से मिटा देता है, मगर कोई उसे दवाई लाकर नहीं देता। फिर अरीवो की हालत काफी खराब होने लगती है। तब वह अपने सर दर्द को कम करने के लिए बाथरूम की बाल्टी में पानी भरकर उसमें अपना सर डूबा देता है। जिसके बाद वह टेबल पर सर रखकर बैठा होता है। तब एक कांस्टेबल उसे दवाई देकर वहां से चला जाता है। फिर 6 घंटे बाद ध्रुव अरीवो के सामने आकर बैठता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है कि तुमने राम्या को क्यों मारा। अरीवो कहता है कि सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। तब श्रुति कैमरा फुटेज देखती है जिसमें एक लड़का उस रास्ते से गुजर रहा होता है और वह कोई और नहीं बल्कि अरीवो ही होता है। जिसके जवाब में वह कहता है कि सर मैं रोज इसी रास्ते से जॉगिंग करता हूँ और उस दिन भी मैं जॉगिंग कर रहा था। तब श्रुति कहती है कि तुमने राम्या के अलावा और कितने लोगों को मारा है। यह सुनकर अरीवो कहता है कि मेरे सामने बार बार उस लड़की का नाम मत लीजिए, उसका नाम सुनकर मेरा सर फटने लगता है और जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं उस लड़की को मैं नहीं जानता। फिर ध्रुव अरीवो को उस लॉकेट का पैटर्न दिखाता है और कहता है कि तुमने यह लॉकेट का पैटर्न कार पर ड्रॉ किया था। अरीवो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे घर जाने दो, मेरी बहन अकेली है। तभी श्रुति बोल पड़ती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस कार पर पाए गए हैं, वो वहां कैसे मिले और तुम ड्रग एडिक्ट भी हो, तुम्हारे ऊपर ड्रग केस भी फाइल है और तो और तुम दवा भी खाते हो। क्या तुम्हें यह डॉक्टर ने खाने के लिए कही है। अब सारी बातों का उस पर जवाब नहीं होता तो वह सच्चाई बताने लगता है। वह कहता है कि सर मुझे कुछ याद आता है, इसीलिए मैंने गूगल पर सर्च करके खुद ही वह दवाई खाना शुरू कर दिया था जिससे मुझे काफी आराम मिला है। ध्रुव पूछता है कि तुम्हारे अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसे भूलने के लिए तुम्हें वह दवाई खानी पड़ रही है। अरीवो बताता है कि सर मेरी याददाश्त काफी तेज है। जिस पर वह कुछ एग्जाम्पल भी देता है कि हाल ही में उसने जितने भी चित्र देखे, पुलिस की गाड़ी का नंबर, श्रुति का कांस्टेबल नंबर, कार कितने किलोमीटर चल चुकी है वगैरह वगैरह, यह सब बताने लगता है। जो सुनकर ध्रुव हैरान हो जाता है। फिर ध्रुव अरीवो से राम्या के बारे में पूछता है। अरीवो कहता है कि सर आप जिस राम्या की बात कर रहे हैं मैं उसे नहीं जानता, मगर मेरी जिंदगी में एक राम्या नाम की लड़की थी जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत है, जिसकी पूरी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अरीवो अपनी क्लास में दोस्तों के पास बैठा था और बातें कर रहा था। तभी वहां राम्या नाम की एक लड़की आती है जो रीवू से कहती है कि मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ। अरीवो कहता है मुझसे मजाक मत करिए, कोई मुझे प्यार क्यों करेगा।
तब राम्या उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम स्विमिंग काफी अच्छी करते हो, तुम पढ़ाई में भी काफी अच्छे हो और तुम अपनी बहन का ख्याल भी अच्छे से रखते हो। यहाँ से फिर इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर जब दोनों के कॉलेज के रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद राम्या प्राइवेट नौकरी करने लगती है और अरीबू सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि वह एक सरकारी नौकरी करे। दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। तभी एक दिन राम्या का मैनेजर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर प्रपोज कर देता है और कहता है कि अगर तुम हाँ कहो तो हम दोनों यूएस जाकर वहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन राम्या तो अरीबो से प्यार करती थी तो वह मैनेजर को मना कर देती है। फिर वह अरीबो के पास आकर उसे यह सारी बातें बताती है। फिर अरीबो कहता है कि तुम तुरंत इस जॉब को छोड़ दो और कोई दूसरी जगह देखो। राम्या कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। एक काम करते हैं, तुम अपना यूएस का वीजा अप्लाई कर दो, जिसके बाद हम दोनों यूएस में जाकर सेटल हो जाएंगे और तुम मेरी ही कंपनी में नौकरी शुरू कर देना। अरीबो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता और मेरा सपना है कि मैं एक सरकारी नौकरी करूं। फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगती है और राम्या अरीबो की बहन को पतंग बोलने लगती है। तब अरीबो गुस्से में उसे चांटा मार देता है और राम्या वहां से चली जाती है। जिसके बाद कुछ दिनों तक अरीबो राम्या से बात नहीं करता। फिर जब वह राम्या से बात करने की कोशिश करता है तो उसका नंबर नहीं लगता। वह ऑफिस जाकर पता करता है तो राम्या ने जॉब छोड़ दी थी और अपना फ्लैट भी खाली कर दिया था। तब अरीबो उदास होकर घर में बैठा होता है। तभी उसे फेसबुक पर एक स्टोरी दिखती है जिसमें राम्या क्लब में एक सौ एंजॉय कर रही होती है। वह तुरंत उस क्लब में पहुंचता है जहां राम्या अपने मैनेजर के साथ होती है। तब अरीबो राम्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राम्या कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ, और वह उसके सर पर ग्लास मार देती है। यह सब देखने के बाद अरीबो का दिल टूट जाता है। यही कारण था कि वह राम्या का नाम सुनकर डिस्टर्ब हो जाता था। खैर उसके बाद वहां पुलिस रेड मार देती है और सभी ड्रग डीलर्स को पकड़ लेती है। साथ ही वह गलती से अरीबो को भी पकड़ लेते हैं और उसके फिंगरप्रिंट लेकर उसका नाम ड्रग्स में डाल देते हैं। यहाँ वह स्टूडेंट होता है तो उसे बाद में छोड़ दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अरीबो सब बताता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर तक उसके ना बोलने पर श्रुति उसे कहकर हिलाने लगती है तो पता चलता है कि वह कब कब बेहोश हो चुका है। ध्रुव तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। यहाँ डॉक्टर ध्रुव को बताता है कि अरीबो के हाई बीपी होने के कारण वह बेहोश हो गया है। तब अरीबो डॉक्टर को दवाई के बारे में बताता है और उसे क्या क्या दिखता है वह भी बताता है। तब डॉक्टर उसका इलाज करते हुए उसे दवाई देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उसकी मेमोरी चेक करने के लिए उसे एमआरआई स्कैनिंग मशीन में डालकर कुछ सवाल पूछने लगते हैं कि अगर तुम्हें अपने बचपन की कोई भी याद हो तो हमें बताओ। अरीबो बताने लगता है कि जब वह 1 साल का था तो उसके माता पिता उसे मंदिर में लेकर गए थे, जहां मंदिर में एक कुआं होता है जिसके जल में सभी भक्त स्नान कर रहे होते हैं। माना जाता है कि जल में कोई शक्ति है जिसे देखने के लिए अरी पहली बार खुद चलकर उस कुएं के पास जाने लगता है और वह चलते चलते उस कुएं में गिर जाता है। उसके माता पिता भजन कीर्तन में व्यस्त होते हैं तो उन्हें याद नहीं होता कि वह कहाँ गया और यहाँ पानी में सांस न आने के कारण अरीबो बेहोश होने लगता है। तभी उसे एक कछुआ आता हुआ दिखाई देता है जिसका सर चमक रहा था और वह कछुआ जैसे ही अपना सिर अरीबो के मुंह पर लगाता है तभी कछुए की शक्तियां अरीबो के अंदर आ जाती हैं, जिसे बाद में कुछ याद नहीं होता कि वह पानी के अंदर से बाहर कैसे आया। वहां डॉक्टर यह सारी बातें सुनने के बाद एमआरआई रिपोर्ट देखने लगते हैं। वह ध्रुव को बताते हैं कि ऐसे मामले ना के बराबर होते हैं। जिसके बाद ध्रुव अरीबो के पास जाता है। अरीबो ने एक पेपर पर वही लॉकेट का पैटर्न ड्रॉ कर रखा था, जो देखकर ध्रुव पूछता है कि अब तुमने यह कहां से ड्रॉ कर दिया। अरे वह जवाब देता है, जो सुबह आपने मुझे इमेज दिखाई थी वो इमेज मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी जिसे मैंने टाइम पास के लिए ड्रॉ कर दिया। बाकी मैंने इस लॉकेट के पैटर्न को कभी ड्रॉ नहीं करा, मुझे छोड़ दीजिए।
तब ध्रुव को थोड़ा शक होता है और वह उसे धमकाते हुए कहता है कि सच बता दो वरना मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। यह कहकर वह उसे जेल में ले जाने लगता है। तभी अरीबो कहता है कि सर मैं बताता हूँ, मुझे जेल मत लेकर जाओ। दरअसल उस गाड़ी पर मैंने ही वह पैटर्न ड्रॉ किया था, क्योंकि कई दिनों से मेरी आंखों के सामने उसी लॉकेट का पैटर्न नजर आ रहा था और मैं कहीं भी बैठा या खड़ा होता तो उस पैटर्न को ड्रॉ करने लगता था। अब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ अरीवो की बहन अखिला उसे बार बार कॉल कर रही होती है। तभी श्रुति उसका कॉल उठा लेती है और स्पीकर पर रख देती है। तब अरीवो अपनी बहन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ जाने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अपनी बहन से बात करने के बाद अरीवो को समझ आता है कि पुलिस वालों की मदद करनी पड़ेगी वरना वह उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह ध्रुव से कहता है कि मुझे मेरी स्विमिंग एकेडमी में ले चलो, मैं पानी के अंदर रहकर चीजों को याद करूंगा, फिर आपको जानकारी दूंगा। तब ध्रुव उसकी बातों पर यकीन करता है और उसे स्विमिंग एकेडमी में ले जाता है। यहाँ अरीवो पूल के अंदर घुसकर जमीन पर बैठकर ध्यान करने लगता है। वहीं एक आदमी सीसीटीवी फुटेज देने आता है। तब उस एकेडमी में कंप्यूटर होने के कारण वह फुटेज की जांच करने के लिए वहीं आता है जिसमें वही होता है। पहले वह काली कार वहां से निकलती है, फिर राम्या उस रास्ते से गुजरती है, जिसके बाद अरीवो वहां से जॉगिंग करता हुआ निकलता है। अब अरीवो पूल से निकल आता है और ध्रुव के पास आकर उस लॉकेट के बारे में बताने लगता है और यहाँ हमें अरीवो की एक अमेजिंग बात का पता लगता है। दरअसल अरीवो पानी में जाकर ध्यान करने की कोशिश करता है तो वह अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। आसान भाषा में बताऊं तो उसका शरीर वहीं रहता है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। तो वह इसी की मदद से ट्रैवल करके वहीं पहुंच जाता है जहां वह जॉगिंग कर रहा था और ध्रुव को बताता है कि मैंने झाड़ियों में उस लॉकेट को पड़े हुए देखा जो मैं पानी की रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाया। अब यह बात सच है या नहीं, यह चेक करने के लिए ध्रुव दोबारा उस फुटेज को चेक करने लगता है और पता लगता है कि वह लॉकेट सही में झाड़ियों में पड़ा है और कोई दूसरा आदमी आकर उसे उठा ले जाता है। फिर वह अरीबू को घर भेज देता है और श्रुति और एक कांस्टेबल को उसी झाड़ियों वाली जगह पर जांच करने के लिए कहा जाता है, जहां पानी को देखने के बाद ध्रुव को थोड़ा शक होता है और वह कहता है कि पानी की रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ दिख नहीं सकता, जरूर उसने कुछ इमेजिन करके हमें बताया होगा। जिसके बाद अगले दिन ध्रुव एक कांस्टेबल के साथ अरीवो के घर पहुंचता है, जहां उसकी बहन अखिला उन्हें चाय पिलाती है। वहीं वह एक कछुए को भी देखता है जिसे अरीवो ने उस कुएं से निकाल लिया था। अरीवो की आंखें खुलने के बाद वो ध्रुव और कांस्टेबल को सामने खड़ा देखता है और कहता है कि सर मैं आपको कल ही सारी बातें बता चुका हूँ, बाकी मैं और कुछ नहीं जानता। ध्रुव कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बस यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब अरीवो थोड़ी ऊंची आवाज में बोलने लगता है कि आप तो मेरी मदद से किलर को ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर मेरी बहन या मुझ पर किसी ने हमला वगैरह किया तो हमारा क्या होगा? हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। तब ध्रुव गुस्से में कहता है कि सिर्फ तुम्हें ही अपनों को खोने का गम नहीं है, मैंने अपनी बेटी खोई है। और वह उसे एक वीडियो दिखाकर कहता है कि आखिरी बार मैंने अपनी बेटी प्रिया को इसी में देखा था। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहां वीडियो में उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं और प्रिया के दोस्त ध्रुव को वीडियो कॉल करके यह सारी चीजें दिखा रहे होते हैं। तब वीडियो कॉल के जरिए ध्रुव देखता है कि जो बंदा रैगिंग कर रहा होता है उसके ऊपर एक उल्लू बैठा होता है और वह बंदा कोई और नहीं बल्कि ड्रग डीलर शादिक है। अगले दिन ध्रुव को अपनी बेटी के मरने की खबर मिलती है तो वह अपनी बेटी की लाश को देखने जाता है तो उसकी बेटी की बॉडी पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी, जिसे देखने के बाद वह काफी रोने लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रिया को इंजेक्शन लगाकर मारा गया है, जिसके बाद ध्रुव सभी ड्रग डीलर्स को एक एक करके मारने लगता है और हर जगह वह शादिक को ही ढूंढ रहा था। फिर एक दिन उसे शादिक की खबर मिलती है और वह वहां पहुंच जाता है, मगर चेक करने पर उसे शादिक की लाश बेड के नीचे पड़ी हुई मिलती है और वह भी पूरी तरह से काली हो रखी थी।
इसी दौरान ध्रुव पर कोई हमला करके इंजेक्शन लगा देता है, मगर ध्रुव का आधा शरीर ही काला पड़ता है और उसकी जान भी बच जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ यह हमें आगे पता लगेगा। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और ध्रुव कहता है कि इतने सालों में यह किलर मेरे सामने आया है और मैं इस बार इसे नहीं छोड़ूंगा। अरीवो भी ध्रुव की फीलिंग समझ चुका था और वह पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ध्रुव कहता है कि तुमने मुझे लॉकेट के बारे में बताया था, वैसे ही और भी बातें याद करके बताओ तो मुझे काफी मदद मिलेगी, इसीलिए मैं तुम्हें कल एक जगह पर बुलाऊंगा। अगले दिन ध्रुव अरीवो को लेकर मरीन वालों के पास पहुंच जाता है। फिर तैयार होने के बाद अरीवो पानी में चला जाता है और ध्यान करने लगता है। यहाँ से वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो किलर राम्या को मारकर उसकी लाश कार में रख रहा था। इंजेक्शन लगाते समय राम्या का लॉकेट झाड़ियों में गिर जाता है और जब यह बात किलर को याद आई तो वह वापस जाकर उस लॉकेट को उठाकर वहां से चला जाता है। फिर वह किसी कूड़ेदान के पास आकर राम्या की लाश को वहां फेंक देता है और उसकी फोटो खींचकर राम्या के फेसबुक अकाउंट पर उसे अपलोड कर देता है। जिसके बाद किलर अपने घर की ओर जाने लगता है और अरीवो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका पीछा कर रहा था। यहाँ वह सारी जगह देख रहा था जिस जगह से वह होकर जा रहा था। अब जैसे ही वह किलर अपने घर जाने लगता है तो अरीवो उसके पीछे हो जाता है, मगर वहां पर एक उल्लू बैठा होता है जो शायद किलर का ही होगा। जिसे देखकर अरीवो डर जाता है क्योंकि उसे उल्लू से काफी डर लगता था और वह अपना ध्यान खो देता है। तब मरीन का एक आदमी अरीवो को पानी से बाहर निकालता है। अरीवो बाहर आकर ध्रुव को सारी बातें डिटेल में बताने लगता है। जिसके बाद ध्रुव उन जगहों पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो सच में ब्लैक कार उन रास्तों से निकली होती है। जिसके बाद ध्रुव कांस्टेबल के साथ मिलकर अरीवो की बताई हुई लोकेशन पर जाता है और वहां किलर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वह कुछ लोगों से यह भी पूछता है कि आपने यहाँ किसी के घर में उल्लू देखा है, तो सब लोग मना ही करते हैं। तभी एक बच्ची आती है और कहती है कि मैंने एक घर में उल्लू देखा है, चलिए मैं आपको उस घर का रास्ता दिखाती हूँ। फिर वह बच्ची ध्रुव को घर दिखाकर वहां से चली जाती है और यहाँ ध्रुव पहचान लेता है कि यह वही घर है जो अरीबो ने बताया था। उस घर के दरवाजे के बगल में एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। अब घर के अंदर जाने पर पता लगता है कि घर में कोई नहीं है। तब ध्रुव उस घर के मालिक को कॉल करके बुलाता है। मालिक ध्रुव को बताता है कि इस घर में 3 लोग किराए पर रहते थे और वह मुझे हर महीने 10,000 रुपए महीना खत्म होने से पहले ही दे दिया करते थे, इसीलिए मैं उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं करता था। साथ ही वह हमेशा मास्क लगाए रखते थे, इसीलिए मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख पाया। खैर, इसके बाद ध्रुव और कांस्टेबल कमरे की तलाश करते हैं जहां उन्हें एक दवाई की शीशी मिलती है। जिसके बाद हम अरीबो को देखते हैं जो स्विमिंग की प्रैक्टिस करके कपड़े पहन रहा होता है और बैग चेक करने पर उसे अपना फोन नहीं मिलता, यानी उसका फोन चोरी हो चुका है। फिर वह लैंडलाइन नंबर से अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन उसकी बहन कॉल नहीं उठाती। तब वह घर पहुंचने पर देखता है कि उसकी बहन अभी तो घर पर नहीं लौटी। तब वह अपने पड़ोस के बच्चों से पूछता है तो एक लड़का कहता है कि दीदी एक काली कार में बैठकर कहीं चली गई है, जो सुनकर अरीबो का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वह अपने पड़ोसी से फोन लेकर श्रुति को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है, जिस पर श्रुति कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गई होगी। उधर हम अखिला को देखते हैं जो अपने भाई को कॉल कर रही थी लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। दरअसल अखिला अपने दोस्तों के साथ डांस प्रैक्टिस करने के लिए उनके हॉस्टल गई होती है। इधर अरीवो अपनी बहन को कॉल करने में लगा हुआ था, लेकिन शायद नेटवर्क ना होने के कारण उसकी बहन को कॉल नहीं लगता। उधर अखिला नेटवर्क ढूंढते हुए हॉस्टल से बाहर आती है। तभी किलर हमले के बाद इंजेक्शन लगाता है और उसकी लाश भी काली पड़ जाती है। अब अगले दिन लाश की खबर पर ध्रुव वहां पहुंचता है और श्रुति अरीवो को लेकर आती है क्योंकि उसकी बहन रात से गायब है। तब लाश को देखने के बाद वह काफी रोने लगता है और कहता है कि यह मेरी बहन है, मगर थोड़ी देर बाद वह ढंग से देखता है और कहता है यह मेरी बहन नहीं है।
जिसके बाद फेसबुक पर एक पोस्ट डलती है जिसे देखकर पता चलता है कि एक डॉक्टर की लाश थी। उसी समय अरीवो के पास अकेला का फोन आता है और वह तुरंत घर जाकर अपनी बहन को गले लगाकर रोने लगता है। तब अकेला बताती है कि मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ डांस प्रैक्टिस करने उनके हॉस्टल गई थी और जो रात को हमने देखा था कि किलर ने अकेला पर हमला कर दिया है वैसा कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ अरीबो की इमेजिनेशन थी, जिसकी वजह से किलर ने डॉक्टर शालिनी को मार दिया। उधर ध्रुव शालिनी के क्लिनिक पर जाकर लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर देता है। परी वो पूल में जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाता है और दोबारा से ट्रैवल करके उसी जगह पर पहुंच जाता है। इस बार वह उल्लू से भी नहीं डरता और घर के अंदर घुस जाता है जहां 3 लोग होते हैं। तीनों ने अपने मुंह पर मास्क लगाया होता है और तीनों में से एक के हाथ में किताब होती है जिसमें जिन जिन लोगों को उन्होंने मारा है उनकी फोटो और नाम लिखे हुए थे, जैसे प्रिया, राम्या और डॉक्टर शालिनी। इसके बाद वह किलर वेलेना नाम की लड़की की इमेज पास पड़ी मैगजीन पर देखता है और गुस्सा करने लगता है। अब उनमें से एक किलर अपने मुंह से मास्क हटाने लगता है। तभी अरीवो बेहोश हो जाता है। तब पास खड़े लोग उसे तुरंत पानी से निकालते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां अकेला ध्रुव और श्रुति से पूछती है। तब डॉक्टर ध्रुव को बताते हैं कि पेशेंट बेहोश हो गया है। अगर 48 घंटों में होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकता है। मगर अगले दिन अरीबो का कंपटीशन होता है और सुबह सुबह उसे होश आ जाता है तो वह तुरंत जाकर कंपटीशन जीत जाता है। जिसके बाद वह ध्रुव को वेलेना की इमेज बनाकर दिखाता है कि उसकी जान को खतरा है। तभी ध्रुव को याद आता है कि जब वह कार्तिक से पूछताछ कर रहा था तो वही मैगजीन उसके ऑफिस में पड़ी हुई दिखी थी। जिसके बाद हम वेलेना को देखते हैं, जिसके बारे में पुलिस वालों ने पता लगा लिया था और अब वह उसका पीछा करके किलर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं श्रुति वेलेना का पीछा करते हुए उसकी ड्रेस में एक छोटा सा ट्रैकर लगा देती है जिससे वह उसकी आवाज सुन सके। इसके बाद वह एक प्रोडक्शन हाउस पहुंचती है। दरअसल एक डायरेक्टर ने उसे अपनी एक मूवी में कास्ट करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब वो डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसर की बेटी को इस फिल्म में कास्ट कर रहा है और वेलेना को इस मूवी से निकाल दिया गया है। जो सुनकर वेलेना को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इस मूवी में उसे थोड़े डार्क टोन में दिखाया जाना था, इसीलिए उसने अपने शरीर में काफी सारे बदलाव कर लिए थे। तभी वहां डायरेक्टर आता है कि तुम्हारा जितना भी खर्चा हुआ है सबकी भरपाई मैं कर दूंगा। लेकिन वेलेना का गुस्सा शांत नहीं होता। वहां यह सारी बातें श्रुति और ध्रुव भी सुन रहे थे। जिसके बाद वेलेना वहां से चली जाती है और श्रुति उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन वेलेना अचानक गायब हो जाती है। तभी ध्रुव अरीवो को कॉल करके कहता है कि तुम वेलेना के घर जाओ और जब तक वह नहीं आती तब तक तुम उसके घर पर निगरानी रखो। फिर शाम को ध्रुव और श्रुति और एक कांस्टेबल एक पार्टी में जाते हैं क्योंकि वहां वेलेना भी आई थी। दरअसल यह पार्टी उसी प्रोड्यूसर की बेटी ने रखी हुई थी जिसमें उसने वेलेना को इनवाइट किया हुआ था। उस पार्टी में कार्तिक भी आया था जो उसी हीरोइन की फोटो खींचने में लगा हुआ था। तब ध्रुव कार्तिक के पास जाकर उससे मैगजीन के बारे में पूछने लगता है। कार्तिक बताता है कि मैंने पहली बार वेलेना को एक मेडिकल में काम करते हुए देखा था। मुझे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगी थी। सिर्फ मैंने उसकी आंखों की ही फोटो खींची थी। फिर एक दिन मैंने वो फोटो डायरेक्टर को दिखाई तो उस डायरेक्टर ने वेलेना को फिल्म में मौका दिया। इन्हीं सब के दौरान एक दिन वह कार्तिक के पास आती है और उसे प्रपोज करती है, मगर कार्तिक मना कर देता है कि यह सब सिर्फ मैंने अपने काम के लिए किया था, लेकिन मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है और वैसे भी वह राम्या से प्यार करता था। तब वह कार्तिक को लॉकेट देकर चली जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि कार्तिक ने वह लॉकेट अपने दोस्त से नहीं बल्कि वेलेना ने उसे दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक डिलीवरी बॉय वेलेना के रूम में कुछ सामान डिलीवरी करके जाता है और हैरानियत से सोचने लगता है, यानी वेलेना के कमरे में और कोई भी रहता है। तब वह वेलेना के बारे में पूछने के लिए दरवाजा पीटने लगता है। तभी दरवाजा खुलते ही वह अंदर जाता है। तभी उसके पीछे से 2 आदमी उस पर हमला कर देते हैं और हमला करके इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं और फिर वह उसे एक पानी के ड्रम में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं।
उधर कार्तिक आगे की कहानी बताने लगता है कि डायरेक्टर ने वेलेना की स्किन का कलर बदलने के लिए काफी सारे ट्रीटमेंट करवाए क्योंकि उसकी स्किन का रंग पहले काफी डार्क था और यह सारे ट्रीटमेंट डॉक्टर शालिनी कर रही थी। फिर एक दिन शालिनी के क्लिनिक वाले यानी जो उस क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट करते थे, वेलेना की फोटो बिना उससे पूछे छपवा देते हैं, जिससे वेलेना गुस्सा हो गई थी। फिर वह दोनों आदमी ड्रम का ढक्कन खोलते हैं, यह सोचते हुए कि अरीबू दम घुटने की वजह से मर चुका होगा। लेकिन ढक्कन खुलते ही अरीबू बाहर निकलता है और उन दोनों पर हमला करके वहां से भाग जाता है। फिर हम ध्रुव को देखते हैं, जहां वह वेलेना की पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। तभी उसे एक चीज याद आती है। दरअसल जो सीनियर्स प्रिया की रैगिंग करते थे उनमें से एक वेलेना भी थी, जिसका असली नाम मेगा होता है और यहीं पर हमें दोबारा से दिखाया जाता है। जब ध्रुव को शादी की लाश मिलती है, तभी उस पर कोई हमला करके इंजेक्शन लगा देता है। यहाँ ध्रुव बेहोश होने लगता है। तभी उसकी नजर वेलेना पर पड़ती है, जो कि एंटीडोट लगाकर वहां से भाग जाती है, जिस वजह से उसके आधे शरीर पर इंजेक्शन का असर होता है और उसकी जान बच जाती है। अब ध्रुव को समझ आता है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि वेलेना है और वेलेना प्रोड्यूसर की बेटी को इंजेक्शन लगाने वाली होती है। तभी ध्रुव उसे गोली मार देता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वेलेना लोगों को क्यों मारती थी। दरअसल जब प्रिया की रैगिंग हो रही थी तो शादिक, जो वेलेना का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, वो प्रिया के सामने वेलेना के रंग को लेकर उसका मजाक बनाने लगता है, जिससे वेलेना को गुस्सा आ जाता है और वह एक फॉर्मूला क्रिएट करती है, जिसके बाद वह पहले प्रिया को खत्म करती है क्योंकि शादिक ने प्रिया के रंग से कंपेयर करके उसका मजाक उड़ाया था, और उसके बाद वह शादिक को भी खत्म कर देती है। इसी तरह से कार्तिक, जिसने उसके प्रपोजल को मना कर दिया था, तो उसने कार्तिक के प्यार राम्या को ही खत्म कर दिया, और जब डॉक्टर ने उससे बिना पूछे उसकी इमेज को मैगजीन में पोस्ट किया था तो उसने उसे भी नहीं छोड़ा, और वह इसी तरह से प्रोड्यूसर की बेटी को भी खत्म करने वाली थी, पर ध्रुव ने उसे बचा लिया और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। यानी सिर्फ रंग को लेकर वेलेना ने इतने लोगों को मार डाला। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।